नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। जहाँ कहीं पर होंगे स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रहा होगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। तो मेरे छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, मैं इसके पहले आप लोगों से चर्चा किया था इंट्रोडक्टिव क्लास में, और मेरा जो लास्ट वीडियोस था वो था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, या उसे एक शब्द और दिया जाता है मॉडर्न बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, अब धीरे धीरे हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा और आपके सिलेबस और उसका पूरी तरह से डिस्कशन जारी रखना होगा। हमारी भी प्रयास है कि हम आप तक डेली एक बेहतर कंटेंट और विषय वस्तु के साथ पहुंचते रहें। देखिए बच्चों, ज़िंदगी में आपको एक बार मौका मिला है पढ़ने का, तो आप जीवन में उस मौका को न गंवाएं। मैं बार बार कहता हूँ कि जियो इस कदर कि फिर जीना नहीं है, पढ़ो इस कदर कि फिर पढ़ना नहीं है। तो इस तरीके के कुछ अंदाज होने चाहिए आपको अपने लाइफ को, अपने करियर को बनाने के लिए। दोस्तों सोचिए, महाभारत का युद्ध एक कितना विशाल का युद्ध था, लेकिन आप सोचिए उस युद्ध में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो पूरी महाभारत की दिशा और दशा को ही बदल दिया। वो कौन था? वो कृष्ण, अर्जुन के सारथी कृष्ण थे। अब सोचिए, अगर आपका मार्गदर्शक अच्छा होगा तो आप निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे और आपका जीवन बेहतर होगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना एकदम न भूलें। और अगर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई डाउट्स हो और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के चीज़ों को पूछ सकते हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज मेरा जो मॉड्यूल होगा, जो मेरा शेड्यूल होगा, वो आपके सिलेबस डिस्कशन का से होगा। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे और सिलेबस डिस्कशन के क्रम में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में जो आपकी कक्षाएं चलेंगी वो 10th और 12th, मतलब जो फाइनल ईयर की, जो आपका फाइनल ईयर है, 10th और 12th की कक्षाएं अभी चलेंगी। जैसे ही हम अपने समय को बचाते हैं और समय को फिक्स करते हैं तो फिर 9th और 11th की क्लास निश्चित तौर पर आपके बीच लिया जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत दुख है कि आज हम अपने उन बच्चों को छोड़ चले आए जो न जाने हमारे ऊपर कितने दिनों से भरोसा जताए हुए थे। हाँ बच्चों, हमने सभी ऑफलाइन बैच को बंद कर दिया हूँ। अब आपसे केवल हमारी मुलाकात ऑनलाइन बैच पर होगी और हमारी जो भी बुद्धिमानी होगी, हमारे पास जो भी कंटेंट होगी, हमारे पास जो भी नॉलेज होगी विषय वस्तुओं की, हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में
एक खास तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसमें आपको विषय वस्तुओं को PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इसके वीडियोस और लेक्चर को देखेंगे और यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे PDF की चीज़ें आपको भली भांति से बेहतर तरीके से समझ आएगी। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज जो मेरा क्लास डिस्कशन होगा, आप देख रहे हैं जैसा यहाँ लिखा गया है कि आज के डिस्कशन क्लास में हम क्लास 10th के बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे और ख़ास जो आपके NCERT सिलेबस ने डिज़ाइन कर रखा है, जो आपके यूपी बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि आपको NCERT की बुक को पढ़ना है, तो हम उसी के सिलेबस आपके बीच आज डिस्कशन करना चाहता हूँ। और भी बताऊँगा, कुछ और भी बातें हैं जो आपको बताना अभी बाकी है। उससे पहले एक छोटा सा अपनी कुछ शायराने अंदाज में कुछ अपने दिल की बातों को लिखा हूँ, आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होते हैं उन्हें ही सफलता, हासिल होती है उन्हें ही सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मित्रों, रोया नहीं करते। सच में है, हालात चाहे जैसे हो, अगर आप असली योद्धा हो तो आप विजय हासिल करोगे, सफलता हासिल करोगे। अगर तुम कायर योद्धा होगे तो अपनी परिस्थितियों का गुलाम बन करके बहाने ढूंढ लोगे और असफल होकर के पुनः जो होगा युद्ध से लौट आओगे। अब सोच लो कि तुम योद्धा हो या कायर हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये प्यारे बच्चों, अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और सिलेबस का डिस्कशन आपसे करते हैं। प्यारे बच्चों, ये है आपका छोटा सा बायोलॉजी। जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। ये है आपका एक छोटा सा जीव विज्ञान। थोड़ा मार्कर कमजोर है। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि जो जीव विज्ञान होता है वो सामान्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है। उन शब्दों को अगर देखने का प्रयास करें तो इधर है बायो और इधर है लॉगस। और बायो का मतलब होता है प्यारे बच्चों लाइफ, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। मैंने इंट्रोडक्टिव क्लास में पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, चीज़ों को बता चुका हूँ। लाइफ का मतलब होता है जीवन और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन। और प्यारे मित्रों, जीवन अगर जीता कौन है? जीवन किसका होता है? जीवों का होता है, ऑर्गेनिज्म का होता है। और मतलब जीवों का अध्ययन कहा जाए तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो हम जीवों का अध्ययन करते हैं, वही हमारे क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। और आपको पता है, हमने कल भी बताया था कि इन जीवों में 2 जीव हैं। एक तरफ है जंतुएं, जिसे कहा जाता है, इसे बायोलॉजी के शब्द में कहा जाता है जूलॉजी। और एक तरफ वनस्पतियां हैं, जिसे बायोलॉजी के शब्द में कहा जाता है बॉटनी। और कल हमने इसका पूरा डिटेल अध्ययन किया था और लगभग 45 मिनट की उस वीडियोस में मैंने इन सब सारी छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में आपसे अध्ययन किया था। लेकिन आज भी
हम आपको चीज़ों को बताते चलेंगे। आप जानते हैं ये जंतु विज्ञान है, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जंतुएं दो होती हैं। एक तो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब एक ऐसे जीव होते हैं जो बड़े जीव होते हैं, कैसे होते हैं, और एक ऐसे भी होते हैं जिसे हम सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में रखते हैं। इन दोनों प्रकार के जीवों का अध्ययन बायोलॉजी के जिस ब्रांच में किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान या उसे हम जूलॉजी कहते हैं। और इसके पहले हमने आपको बताया भी था कि इसके पिता कौन हैं। तो हमने बताया कि फादर ऑफ जूलॉजी जिसे कहा जाता है वो है अरस्तु साहब। ऐसा क्यों? तो हमने ये भी बताया था कि लगभग 500 स्पीसीजों का, जंतुओं के 500 स्पीसीजों का अरस्तु साहब ने अपनी पुस्तक प्लांटेरम एनिमल अपनी पुस्तक तो हमने ये भी बताया था कि प्यारे बच्चों कि जंतु विज्ञान के पिता फादर ऑफ जूलॉजी आखिर अरस्तु को क्यों कहा जाता है। तो हमने बताया था कि अरस्तु ने 500 जंतुओं के प्रजातियों का अध्ययन किया और उससे निष्कर्ष निकलने वाले को, उस निष्कर्ष को जो उससे निष्कर्ष निकला, उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, उनमें उन्होंने कंक्लूड किया, लिखा। इसीलिए जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। और हमने ये भी बताया था कि जो बॉटनी है, बॉटनी के अंतर्गत चाहे वो हर्ब्स हो और चाहे वो श्रब्स हो और चाहे वो ट्री हो, पौधे हो, इन सब का हम अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसलिए हम इसे बॉटनी कहते हैं। और हमने ये भी बताया था कि इसके जो पिता हैं वो किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? हमने बताया था कि जो थियोफ्रेटस महोदय थे, इन्होंने भी जो पौधे हैं, पौधे के 500 प्रजातियों पर अध्ययन किया और उस प्रजातियों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरन में उस रिजल्ट को, उस जो इसका निष्कर्ष निकला उसको कंक्लूड किया। इसलिए वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। हालांकि प्यारे बच्चों, मैंने इन सब चीज़ों को अपने पीछे वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा हूँ। लास्ट वीडियो जिसके पहले का है, मैंने उस पर सारे डिस्कशन कर रखा हूँ। अब बात आती है कि प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक बात आएगी कि आखिर जीव कौन है। तो मैंने जीव के बारे में भी आपसे डिस्कशन कर रखा हूँ। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कोई भी जीव अपने जीवन जीता है और उस जीवन में नित्य प्रतिदिन वो क्या करता है, कुछ न कुछ ऐसी क्रियाकलाप करता है जिन क्रियाकलापों के सहारे उसका जीवन सहज और सरल बनता है। तो वैसे ही जीवों में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा जिनके सहारे हमारी और आपकी सबकी जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो जो यूपी बोर्ड का सिलेबस प्यारे बच्चों ने दे रखा है, अभी हम इसके मेजर पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे, उसके मेजर पोर्शन को डिस्कशन करेंगे। उसके जो माइनर पोर्शन है, जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, उसे हम अगले वीडियोज़ में आपसे चर्चा करेंगे और वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों,
जैसा कि आज जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में जो यूपी बोर्ड था, यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस, साइंस के सिलेबस में और कुछ चैप्टर्स और कुछ पॉइंट्स को काट करके अलग कर दिया था। मतलब 30% जो उसका सिलेबस था यूपी बोर्ड के साइंस का, उसे डिक्लाइन कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ही सामान्य परिस्थितियां आई, अर्थात 2023 में वो जो 30% सिलेबस डिक्लाइन किया गया था, उसे यूपी बोर्ड ने एक बार पुनः ऐड ऑन कर दिया है और आपको पढ़ने के लिए दे दिया है। तो हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे चैप्टर्स थे, कौन सा ऐसा मेजर पार्ट्स था जिसे यूपी बोर्ड ने कोरोना काल में हटा दिया था और आज जब सामान्य स्थिति बनी है तो 2023 में उसे ऐड कर दिया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियोस समझ में आती है तो अगर आप इसके रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे और रेशियो को बढ़ा करके देख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों देखिएगा, जो क्लास 10th का सिलेबस है, हम सीधे सिलेबस पर आते हैं। आपने किसी जीव को देखा होगा तो उसके एक जीव को, तो उस जीव को ये बात तो उसमें जरूर देखी होगी कि वो अपने जीवन को जीने के लिए या अपने कार्यों, नित्य प्रतिदिन के कार्यों करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, सोने के लिए, इन सभी क्रियाओं के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सोचिए कि उस जीव को ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो आप पाएंगे कि वो जीव उस ऊर्जा को पाने के लिए भोजन को ग्रहण करता है। वो क्या करता है, भोजन लेता है, डेली कुछ न कुछ क्या करता है, खाता रहता है और उसी खाने से उसे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिससे वो अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी है, अर्थात जो यूपी बोर्ड ने आपके सिलेबस में एक चैप्टर्स जोड़ रखा है जिसे कहा गया है, अगर इकाई की बात किया जाए, मतलब यूनिट की बात किया जाए, तो आपके इस बायोलॉजी की बुक्स में या आपके सिलेबस में एक आपका जो यूनिट्स एड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है, जिसे कहा गया है जैव प्रक्रम। क्या कहा गया है, जैव प्रक्रम। इसे कहा जाता है बायो प्रोसेसेस, बायो प्रोसेसेस। अब इस जैव प्रक्रम के जब अब समझ लेते हैं जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी जीव अपने जीवन में होने वाले नित्य प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन जो वो क्रियाकलाप होता है, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। कुछ क्रियाकलाप दिन प्रतिदिन भी हो सकते हैं, कुछ क्रियाकलाप कई महीनों हो सकते हैं, लेकिन उसके जीवन में जरूर होता है। उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो इस जैव प्रक्रम में जो आपका पहला टॉपिक है वो है पोषण। इसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। तो ये है आपका पोषण, और हम पोषण पर आपसे एक बहुत पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट जरूर देंगे कि पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव ऊर्जा पाने के लिए किसी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है, उसको पचाता है और उससे ऊर्जा की क्या करता है, प्राप्ति करता है। उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यहीं पर जब पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है तो दूसरा जो चैप्टर्स जोड़ रखा है यूपी बोर्ड ने, उसी ने कहा कि आप श्वसन को भी पढ़ लो, रेस्पिरेशन भी पढ़ लो। क्या पढ़ लो, रेस्पिरेशन भी पढ़ लो। भैया यहाँ श्वसन भी पढ़ते चलो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन अर्थात ज़रूरत पड़ती है, और उस ऑक्सीजन को हम रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन क्रिया के तहत नहीं क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्यारा बच्चों, सोचिए कि प्रकृति ने कितना खूबसूरत इस दुनिया को बनाया है। हमें सांस लेने के लिए एक गैस भी दे दिया है, और उस गैस के सहारे हम लंबे समय तक जिंदा रहते हैं।
खाने के लिए भोजन दे दिया है और उसे पचाने के लिए भी हमारे अंदर पाचन ग्रंथियाँ दे दिया। प्रकृति ने कितना खूबसूरत हमें आपको बनाया है, तो क्यों ना हम इस इतनी बेहतर और इतने मज़ेदार प्रकृति को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट करें। प्यारे बच्चों, आपको मुझे यकीन है कि आपको बोरिंग जैसी चीज़ें कुछ मज़ा या बोरिंग जैसी कुछ चीज़ें नहीं लग रही होंगी। आप बहुत बेहतर तरीके से हमें सुन रहे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सफलता असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बहुत पहले से सुनते आए हैं, लेकिन आप सफल हैं या असफल हैं ये आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा। इस जीवन में अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो जीवन में कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। भाग्य जीवन में एक बहाना है और उसी बहाने के भरोसे हम असफलता को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो वह यह बात जरूर कहता है ये मेरी मेहनत का परिणाम है। याद रखिएगा, कभी भी आप भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि भाग्य का दरवाज़ा ऐसा होता है जिसमें न जाने कितनी बड़ी ताले लटका दिए गए हैं, वहाँ वो खुलने वाला नहीं है, बस वो एक बहाना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि ये आपका श्वसन का टॉपिक ऐड ऑन किया है और यहीं पर ये कहा है कि जब आप कुछ खाओगे या जब कुछ पियोगे तो उससे जो ऊर्जा मिला है, ऊर्जा के बाद उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसे आप बाहर भी निकालेंगे, उसे कहा गया है उत्सर्जन, इसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। ये अभी हम केवल चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं और हर चैप्टर को जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो हर चैप्टर के सिलेबस का डिस्कशन करने के बाद, उस टॉपिक का डिस्कशन करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। उत्सर्जन के बाद आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में एक और भी चीज़ जोड़ रखा है जिसे कहा जाता है परिवहन। इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इसे कहते हैं। इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। प्यारे बच्चों, आप सोचिए कि एक्सक्रीशन के थ्रू तो जो आपके अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर में है वो बाहर निकल जाएंगे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और मस्त रहे। लेकिन परिवहन क्या है? परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि आप श्वसन क्रिया और पोषण के तहत जो भोजन लेते हैं और भोजन से पचा हुआ उसमें जो विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एक्सेट्रा जो ये आपके न्यूट्रिएंट है, उनको क्या करता है, इसी उत्सर्जन प्रक्रिया के तहत शरीर की एक अंग से दूसरे अंग तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यूपी बोर्ड का सिलेबस ने कहा कि आप ट्रांसपोर्टेशन को भी क्या करो, इसे मेंशन कर लो और पढ़ लो, क्योंकि अगर खाद्य पदार्थों अर्थात न्यूट्रिएंट शरीर के एक भागों से विभिन्न भाग दूसरे भागों तक नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो रुक जाएगा, और जब एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आपको क्लास 10th के स्तर पर आपको परिवहन पढ़ना जरूरी हो जाता है। प्यारे बच्चों, परिवहन के बाद एक और टॉपिक जो आपका यूपी बोर्ड ने मेंशन कर रखा है, पढ़ने के लिए कहा है। जैसा आप जानते हैं कि आप जीवन में बाल्यावस्था से शुरू होते हैं, मतलब गर्भावस्था से शुरू होते हैं और धीरे धीरे वृद्धावस्था तक जाते हैं। इन गर्भावस्था और वृद्धावस्था के बीच में न जाने कितने फेज हैं और उन फेजों से हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। भाई ज़रूरी भी है। अगर आप मतलब गर्भावस्था से बाद बाल्यावस्था, शिशु अवस्था में अगर
चले जाते हैं तब तो नहीं गुजरेंगे, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति का विकास होता है तो वो गर्भावस्था से लेकर के वो वृद्धावस्था तक क्या होता है तक दूरी तय करता है, और इस बीच में न जाने कितने अवस्थाएं आती हैं जिनसे सबको गुजरना पड़ता है। तो ये जो टॉपिक मेंशन कर रखा है, अगला जो चैप्टर मेंशन किया है यूपी बोर्ड ने, वो यही बताना चाहता है कि भाई हम कैसे आए हैं इस पृथ्वी पर, मेरी ओरिजिन कैसे बनी, मेरा फॉर्मेशन कैसे हुआ, आप उसे भी एक बार पढ़ लो, क्योंकि आप अपने बारे में जानोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने एक टॉपिक दिया और उसे कहा प्रजनन। क्या नाम दिया उसे? उन्होंने कहा उस टॉपिक को, उस चैप्टर को नाम दिया प्यारे बच्चों प्रजनन। इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है ये भी ध्यान रखेंगे। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत कोई भी जीव अपने जैसे संतान पैदा करता है, अपने जैसे गुणों वाला संतान पैदा करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो संतान पैदा नहीं करेगा तो वो क्या होगा, वो अपने आने वाले जो उसकी पहचान है, जो उसकी वंशागत है, उसे क्या कर देगा, वो समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। इसीलिए कोई भी जीव अपने जैसे संतान पैदा करता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपने विरासत को बनाए रखने के लिए किसी भी जीव में प्रजनन की प्रक्रिया नेचर ने, प्रकृति ने, गॉड ने देकर यहाँ पर भेजा है। चाहे वो छोटे जीव हों, चाहे वो बड़े जीव हों, वो किसी न किसी रूप में अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। आप सोचिए कि अगर, तो प्यारे बच्चों ये है आपका। प्यारे बच्चों एक और चीज़ें हैं, इतना होने के बाद जब हमारा पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा और हम इस पृथ्वी पर आएंगे एक मानव के रूप में, तो प्रकृति ने, भगवान ने हमें क्या कुछ इतना अच्छा चीज़ दे रखा है कि हमें सोचने समझने, सही और गलत में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब जगना है, ये सब सारी क्रियाकलाप करने के लिए, डिसाइड करने के लिए प्रकृति ने हमारे पास एक छोटा सा इतना बड़ा कंप्यूटर दे रखा है, एक ब्रेन दे रखा है, और कहा है कि आप कोई भी काम करोगे बिना इसके इजाज़त के नहीं करोगे। तो मेरा दोस्तों, मेरा मन कर रहा है, ये मेरा ब्रेन कह रहा है कि तुम थोड़ा पानी पी लो, तो मैं पानी पी रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति कितना खूबसूरत है, प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो प्रकृति ने कहा कि आप भाई मानव हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, इसीलिए तो आप जंतुओं से अलग हो। यही तो अंतर है जंतु और मानव में। तो प्रकृति ने कहा कि आप जो है ना, अपने ब्रेन को कंट्रोल कैसे किया जाए, आपका ब्रेन कौन सा काम करे, कौन सा काम न करे, अर्थात ये जो आपकी सिस्टम है, ये जो पूरी कंप्यूटर सिस्टम है, आप इसके बारे में भी समझो। इसको समझने के लिए जो हमारा बोर्ड एनसीईआरटी था, उन्होंने कहा कि आप एक चैप्टर पढ़ लो, एक पार्ट पढ़ लो, जिसमें आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और उस चैप्टर का नाम दिया नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम दिया? नियंत्रण एवं समन्वय। इसे कहा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रण और समन्वय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसे नियंत्रित करने के लिए और समन्वय बनाए रखने के लिए हमारा जो चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी ने उसे मेंशन कर रखा है, जिसे कहा गया है नियंत्रण एवं समन्वय। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं, इसके बाद कोई भी जीव जन्म के बाद जो संतान पैदा करता है, वो जीव अपने माता पिता से लक्षणों में मिलता है। तो उसे भी समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए, और साथ ही साथ ये जो जीव है, जो हम हैं, जो आप हैं, ये जो जीव पृथ्वी पर कब आए, इनका कैसे विकास हुआ, इसे भी पढ़ने के लिए
एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस में एक चैप्टर मेंशन कर रखा है जिसका नाम है आनुवांशिकता, या इसे कहते हैं हेरिडिटी, इसे कहते हैं आनुवांशिकता एवं विकास। आपके चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं विकास। जैव विकास कहते हैं इसे कहते हैं जैव विकास। जैव विकास का सेंस क्या है? यहाँ पे जीवों का विकास कैसे हुआ, आपको उसी के बारे में समझना है। तो इसे कहा जाता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसे क्या कहा जाता है? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मतलब इसमें आप आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे, आनुवांशिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे, कैसे एक माता पिता के जीव से उत्पन्न होने वाला संतान क्यों अपने माता पिता पर ही जाता है, उसके कुछ लक्षण उसके माता पिता से मिलते जुलते रहते हैं। हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा आपका अर्थात इस पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ। उसमें कुछ सिद्धांत हैं, कुछ थियरियां हैं, उस सिद्धांतों के बारे में भी आपसे अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में मानव के सामने ऐसी कोई चुनौतियां नहीं है जो उसे परास्त कर सकते हैं। ये मानव दुनिया में हर चुनौतियों का सामना करके उस पर विजय पा सकता है, लेकिन उसके अंदर अपनी खुद की साहस होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी अपनी खुद की साहस नहीं रहेगी तब तक वो दूसरों के साहस के भरोसे नहीं चल पाता। क्योंकि लड़ाई आपको ही लड़ना है, लड़ाई हमें लड़ना है, इसलिए मेरी अपनी खुद की ताकत होनी चाहिए। जब मेरी अपनी खुद की ताकत होगी तो हम बड़े से बड़े पहाड़ों को, बड़े से बड़े कठिनाइयों को, बड़े से बड़े लक्ष्य को तनिक भरे में हम उसे फतह कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इतना आपका जैव प्रक्रम में मेंशन किया गया है, जोड़ा गया है, इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, पूरी डिटेल अध्ययन करेंगे। आप यहाँ पर जब हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको सचमुच में बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। अभी हम केवल चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये तो हो गया जैव प्रक्रम। देखिए, आपके सिलेबस में कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो ना तो फिजिक्स से टैली करता है, ना तो भौतिक विज्ञान से टैली करता है, और न ही रसायन विज्ञान से टैली करता है, और न ही जीव विज्ञान से टैली करता है। हालांकि उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन उसका कर सकते हैं, हम पर्यावरणीय विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, दरअसल वह पूरी तरह से पर्यावरण पर डिपेंड है, चैप्टर्स हैं, इसलिए उसे आपके जो एनसीईआरटी ने उसे प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल कोइंसिडेंट, कुछ इस तरीके से उसका नामकरण कर रखा है, और उसमें भी कुछ चैप्टर हैं। दरअसल ये इन्वायरमेंट के चैप्टर हैं, ये इन्वायरमेंट के चैप्टर हैं, ये आपके पर्यावरण के चैप्टर हैं, पर्यावरणीय घटनाओं के चैप्टर्स हैं। तो हम इसे कोर पर्यावरण में देखेंगे, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसका कुछ पार्ट्स बायोलॉजी से मिलता जुलता रहेगा, इसीलिए इस चैप्टर को भी हम यहीं पर पूरा करेंगे। इस चैप्टर को फिजिक्स वाले अपने तरीके से पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले अपने तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर्स हैं वो बायोलॉजी से मिलता जुलता है, इसलिए इसे हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ाएंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं हम आपको बताते हैं। आप इसमें पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत मतलब आपको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, इसे कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं इसे? सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। मतलब एनर्जी का उत्पत्ति कहाँ से होता है, कैसे होता है। हालांकि यहाँ पर कुछ फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट रहेंगे और कुछ बायोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट रहेंगे। साथ ही साथ इसमें जो आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है हमारा पर्यावरण,
हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट या एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ये आपको पढ़ना है। आवर एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है। हमारा पर्यावरण क्या है, हमारे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या फैक्टर्स हैं, पर्यावरण के प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये सब पर्यावरण के लाभ क्या हैं, एक अच्छा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे इस चैप्टर हमारा पर्यावरण के में हम आपसे डिस्कशन करें। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रकृति ने हमने बताया कि हमको पीने के लिए जल, सांस लेने के लिए पेड़ और छत के लिए हमें बादल दे रखा है, और साथ ही साथ हमें खाने पीने के लिए भोज्य पदार्थ भी दे रखा है। क्या हम प्रकृति के इतने देने के बावजूद भी क्या हम मानव उनके इस दिए गए संसाधनों से संतुष्ट हूँ? तो आप पाएंगे कि नहीं, अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी भी हम लगातार इस प्रकृति को क्षति पहुँचाते चल रहे हैं। तो इसलिए हमारी एनसीईआरटी ने कहा कि आप प्रकृति को क्षति मत पहुंचाओ। इसके लिए मैं आपको एक चैप्टर मेंशन करके देता हूं, आप उसका भी डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम उन्होंने दिया प्राकृतिक संसाधन तथा उसका प्रबंधन। इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। ऐसे कहा गया नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स मैनेजमेंट, इट्स मैनेजमेंट। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। इसका मतलब है प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन का मतलब है प्रकृति ने जो आपको जीवन जीने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन दे रखा है, पेड़ पौधे, जल, आकाश, ये सब जो चीज़ें दे रखा है, आप इसका प्रबंधन करो और इसे बचाने का भी प्रयास करो। प्यारे बच्चों, आपको बताऊं कि ये आपका इतना बायोलॉजी का सिलेबस है और इसे हम पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट छोटी बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ पूरा करूंगा। और आप जब पढ़ के यहाँ से जाएंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि हमने कहीं पर बायोलॉजी पढ़ा है और सीखा है। तो आप इतना मेरे साथ चीज़ों को करेंगे, आप इतना रिटन फॉर्म में आप नोट्स अब प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका जो आज का जो आपका बायोलॉजी की क्लास है, क्लास 10th स्पेशल, वो स्टार्ट हो चुकी है और आप पढ़ भी रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में ये जो चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर को यूपी बोर्ड ने अलग कर दिया था, मतलब डिक्लाइन कर दिया था। आपको इसे पढ़ने की इजाज़त से रोक दिया था, मतलब हटा दिया था। लेकिन जैसे ही समान परिस्थितियां हुई, पुनः एक बार नियंत्रण और समन्वय को पढ़ने के लिए यूपी बोर्ड ने आपके सिलेबस में जोड़कर नई सिलेबस में आपको दे दिया। यह एक मेजर पोर्शन था, बाकी कुछ और पॉइंट्स थे जिसे 30% में मिला करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ अलग किया गया था। लेकिन अब जो मेन सिलेबस है, जो रिकमेंड किया है यूपी बोर्ड पढ़ने कोरोना काल के पहले का सिलेबस, वही सिलेबस इस बार आपको पढ़ना है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ कुछ समस्याएं हैं। सीबीएसई बोर्ड अपने सिलेबस में इस बार बहुत ऐसे टॉपिक्स और चैप्टर को हटा दिया है, कम कर दिया है, अर्थात उनका जो बोझ है कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के द्वारा दी गई उन सारे चैप्टर को क्लास 10th में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, क्योंकि आपको केवल बोर्ड की ही परीक्षा नहीं बल्कि आगे नीट, सीयूईटी, ओलंपियाड जैसे परीक्षाओं को क्वालिफाइड करके अपना जगह वर्ल्ड लेवल पर सुनिश्चित करना है। इसलिए हम इस एनसीईआरटी के द्वारा रिकमेंड की गई सारे सब्जेक्ट
पॉइंट्स, चैप्टर्स और टॉपिक्स को पढ़ने की भरपूर कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हमेशा आपको पीछे खींचने के लिए, हमेशा आपको नीचा दिखाने के लिए एक समाज खड़ी है। यह समाज आपको कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। ये बात सच है। इसे आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, उनका, समाज का आपको नीचा दिखाना आपके अंदर एक ऊर्जा, जब समाज के लोग आपको कहेंगे ये तेरे से नहीं होगा, तो आपके अंदर एक जज्बात जैसे ऊर्जा उत्पन्न होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? आपके अंदर ये भावना आना जरूरी है और यही भावना आपको आगे लेकर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक, आज का जो डिस्कशन है वो चैप्टर डिस्कशन था और इस चैप्टर डिस्कशन में हमने आपको बताया कि इतने टॉपिक्स आपको स्टडी करना है। बाकी जब हम चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ों को लेकर चलना शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको पहले चैप्टर, देन आफ्टर उस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने हैं, उस सारे पॉइंट्स का हम आपसे 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे। अगले क्लास में हम एक बार फिर से आपको आपके सिलेबस के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करने का प्रयास करें, जिससे हम सभी तक पहुंच सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। नमस्कार।